तो बिरादर, आज हम एक नई वेब सीरीज की कहानी एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं और आप सुनने को जा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वेब सीरीज बेसिकली बाबर की कहानी से स्टार्ट होती है। ये वही बाबर है जिसने अपनी हिम्मत से और अपने करेज से मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। आगे जाकर हुमायूं और अकबर ने इस फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, बट फिलहाल अपना फोकस सिर्फ बाबर पे है। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है जंग के मैदान से और अपना टाइम है 1526 का। बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों तरफ से फुल टेंशन होता है। इब्राहिम लोदी अपने हाथी पर बैठकर धीरे धीरे बाबर की तरफ बढ़ता है, जैसे बोल रहा हो अब बचना मुश्किल है। लगता है बाबर फंस गया, लेकिन तभी बाबर का एक अपना ट्रस्टेड सैनिक आता है और सिचुएशन पलट जाती है। यही से समझ आता है कि बाबर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ता है। उसके बाद सीन एकदम चेंज हो जाता है। अब हमें एक राजा दिखाया जाता है जिसे घोड़ों से बांधकर घसीट घसीट कर लाया जा रहा होता है। सीन थोड़ा डरावना सा होता है। अभी तक ये नहीं पता होता कि ये राजा कौन है, इसके साथ ये सब कौन करवा रहा है। उसे एक चौराहे पर लाकर लोगों के बीच में फेंक दिया जाता है, जैसे कि सबको वार्निंग देनी हो। तब एंट्री होती है शहबानी खान की। वो सीधा बोल देता है, जो मेरे आगे झुकेगा नहीं उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। सामने वाला भी राजा होता है, पर शहबानी खान के सामने किसी की नहीं चलती। वो लोगों के दिल में डर बैठाना चाहता है। बात यही नहीं रुकती, वो उस राजा के 3 बेटों को भी उसी चौराहे पर मरवा देता है। मतलब पावर दिखाने के लिए कोई दया नहीं। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है फरगाना, जो कि बाबर की जन्मभूमि होती है, और वहीं से हमारी असली कहानी स्टार्ट होती है। शहबानी खान जो कटा हुआ सर होता है वो फरगाना के राजा उमर शेख के पास भिजवा देता है। ये सिर्फ एक लाश नहीं होती बल्कि एक खुला मैसेज होता है। अगर 14 दिन के अंदर फरगाना ने शहबानी खान की गुलामी कबूल नहीं की तो उमर शेख का अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन राजा उमर शेख डरने वालों में से नहीं होता। वो शहबानी खान की गुलामी साफ मना कर देते हैं। शहबानी खान ने ऐसे ही मैसेज समरकंद के आसपास के और राज्यों को भी भेजा था ताकि सबको अपनी ताकत दिखा सके। इधर फरगाना में उमर सिंह अपने बेटे बाबर के साथ बैठकर हिंदुस्तान की बातें कर रहा होता है। वो बाबर को बताता है कि हिंदुस्तान बहुत ही खास जगह है, जहाँ अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बोली होती है और अलग अलग तरीके के रिवाज भी होते हैं। तभी वजीर खान आकर बोलता है कि महाराज आपके लिए एक पैगाम है। उमर सिंह थोड़ा सीरियस होते हुए पूछता है, सब खैरियत तो है ना? वजीर खान बताता है ये पैगाम शहबानी खान का है। सभा में बताया जाता है कि शहबानी खान ने 14 दिन का वक्त दिया है। अगर इतने दिन में गुलामी कबूल नहीं की तो 15वें दिन वो फरगाना पर चढ़ाई कर देगा। इस पर उमर शेख कहते हैं, वजीर खान फौज तैयार करो। पर वजीर खान सच बोल देता है, हुजूर हमारी फौज शहबानी खान की फौज के सामने ज्यादा टिक नहीं पाएगी। और यहीं से हमारी कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। सब बातें सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि हमें काबुल की रियासत से मदद मांगनी चाहिए। वो बोलते हैं कि काबुल हमारे दोस्त हैं, इसलिए मुश्किल वक्त में वो जरूर साथ देंगे। यहीं पर हमें एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। काबुल की राजकुमारी का निकाह बाबर के साथ तय हो चुका होता है, मतलब रिश्ता भी है और भरोसा भी। तभी अनवर बोल पड़ता है। वो कहता है, हुजूर ये आपकी लड़ाई है, आपके दोस्तों या रिश्तेदारों की नहीं। इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि महल के अंदर ही कुछ लोग बादशाह के इस फैसले से खुश नहीं हैं और इनमें कामर अली भी शामिल होता है। ये सब के सब लड़ाई की बजाय बातचीत से मसला सुलझाना चाहते हैं। फिर बादशाह एक फैसला लेते हैं। वो हुक्म देते हैं कि शहबानी खान को पैगाम भेजा जाए। अगली चांद रात हम फरगाना में ही शहबानी खान का इंतजार करेंगे। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन बाबर की माँ कुदुक पर आता है। वो बाबर की हिफाजत को लेकर बहुत परेशान होती है, रो रही होती है। बादशाह उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं, बाबर और शहबानी खान के बीच में हम खड़े हैं। तभी वहाँ बाबर की नानी सवेगा आ जाती है। उन्हें बादशाह का ये बातचीत वाला फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो काफी दुखी होती है। यहाँ बादशाह बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगला सीन दिखाता है बाबर और उसकी बहन खानजादा को, जहाँ खानजादा बाबर के साथ तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। खानजादा बाबर से कहती है कि वो वजीर खान के एक खास तलवार वाले वार के बारे में सीखना चाहती है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बाबर बिना ज्यादा सोचे उसे सिखाना शुरू कर देते हैं।
यहीं पर हमें पता चलता है कि खानजादा छुप छुप कर तलवार सीखना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त लड़कियों को ये सब सीखने की इजाजत नहीं थी। प्रैक्टिस के दौरान बाबर कहता है कि जब मैं बादशाह बनूंगा ना, तब लड़कियों के लिए भी तलवार चलाना जरूरी होगा। फिर बाबर खानजादा को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ एक छोटी सी सुरंग होती है जिसमें 2 खरगोश खेल रहे होते हैं। बाबर मजाक में पूछता है, आपा आपको क्या लगता है ये सुरंग कहाँ जाकर खुलती होगी? क्या पता दुनिया के दूसरे कोने में, हिंदुस्तान में। यहीं से हम लोगों को ये बात समझ आती है कि बाबर के मन में हिंदुस्तान की बातें इतनी ज्यादा बस चुकी है कि वो हिंदुस्तान को एक बार विजिट करना चाहता था और उसके बारे में और जानना चाहता था। तब खानजादा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें तलवारबाजी के लिए भी पहुंचना है और लेट हो रहे हो तुम बहुत ज्यादा, वरना नानी गुस्सा हो जाएंगी और सजा भी दे सकती है। बाबर हंसी में कहता है, कोई टेंशन नहीं, मैं अपने छुपाए हुए रास्ते से पहुंच जाऊंगा। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बाबर वाकई उस जगह पहुंच चुका होता है जहां प्रैक्टिस होनी थी। वो काफी अच्छी तलवार चलाता है और 2 सिपाहियों से लड़कर उन दोनों को हरा देता है। यहाँ क्लियरली दिखता है कि बाबर सिर्फ बातें नहीं करता, उसमें स्किल्स भी हैं। दूसरी तरफ एक और सीरियस बात चल रही होती है। बादशाह बाबर की नानी शाह बेगम से कहते हैं कि आप और बाबर कुछ टाइम के लिए फरगाना से दूर चले जाओ ताकि बाबर सेफ रहे। पर शाह बेगम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उनके लिए डर के भाग जाना कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग सोच वाली और बहुत हिम्मतदार औरत है। दूसरी तरफ वजीर खान बाबर को अच्छी तरीके से तलवार चलाना सिखा रहा होता है। प्रैक्टिस चल ही रही होती है कि अचानक जमीन जोर से हिलने लग जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता अचानक क्या हो गया। और वहाँ पर जोर का भूकंप आ जाता है और जमीन वहाँ पर इतनी जोर से हिलने लग जाती है कि सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और अगर गिर जाती तो काम तमाम, और सारी एक एक करके गिर ही रही थी। अब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बात किसी को नहीं पता थी उस टाइम पे। इसी अफरा तफरी में बाबर को बचाने की कोशिश में नानी और बादशाह दोनों चट्टान के किनारे लटक जाते हैं। बादशाह पहले नानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर वो हाथ नहीं छोड़ता तो दोनों गिर जाते। इसलिए बादशाह नानी की जान बचाने के लिए अपना हाथ छोड़ देता है और खुद नीचे दूसरी घाटी में गिर जाता है। किसी तरीके से नानी बच जाती है, लेकिन बादशाह खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ महल में रानी और उनकी माँ बिल्कुल टूट सी जाती है। उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है बादशाह के मरने का, पर नानी जाकर वहाँ पर समझाती है, अगर किसी ने तुम लोगों की आंखों में आंसू देख लिया तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी और तुम्हारा एक आंसू दुश्मन की ताकत बन सकता है। वो सबको समझाती है कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम ना तो टूटे हैं और ना ही बिखरे हैं। लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है कि हम अभी भी मजबूत खड़े हैं। फिर नानी बाबर को समझाती है, तुम्हें जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाना होगा, बिना रोए बिना कमजोर पड़े। ये आसान नहीं है पर जरूरी है। पर यहीं वजीर खान एक और बात उठाता है। वो कहता है कि इस वक्त बाबर का बाहर निकलना शायद सेफ नहीं है, बहुत खतरा हो सकता है। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा हैवी हो जाती है और बाबर के लिए डिफिकल्ट भी हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ उलट पुलट होने वाली थी। अब तभी सीन अचानक से शिफ्ट होता है एक औरत पर। यह औरत बादशाह उमर शेख यानी बाबर के अब्बाजान जो अभी मर चुके थे की कनीज होती है। वो अपने बेटे जिब्रान को समझा रही होती है। वो कहती है, अगर तुम इतने सुस्त रहोगे ना तो जो तुम्हारा हक है वो कोई और ले जाएगा। और यहाँ पर वो सीधा बात कर रही होती है फरगाना के तख्त की, जो कि बाबर को मिलने वाला होता है। तब हमको पता चलता है कि जो जिब्रान होता है ना, वो भी उमर शेख का नजायज बेटा होता है। और जो रखेल होती है वो जिब्रान को बार बार फोर्स करके उस पे प्रेशर बनाकर ऐसा समझा रही होती है कि बेशक बादशाह ने हमारे साथ निकाह नहीं किया, पर तुम बाबर से बड़े हो, उससे पहले तख्त पर तुम्हारा हक होना चाहिए। और यहीं से हमको क्लियर भी हो जाता है कि वो औरत फरगाना के खिलाफ कुछ ना कुछ चाल जरूर चल रही है। असल में वो शहबानी खान का इंतजार कर रही होती है ताकि मौका मिलते ही पावर का गेम पलट सके। दूसरी तरफ एक घुड़सवार दिखाया जाता है जो तेज रफ्तार से फरगाना की तरफ बढ़ रहा होता है। सीन फिर से कट होता है। अब बाबर दिखाया जाता है जो अपने अब्बाजान को याद करके रो रहा होता है। उस वक्त उसकी नानी आती है और उसे समझाती है, याद रखो मुगल कमजोर नहीं होते, जो होता है उसे संभाल के आगे बढ़ना ही मुगल का तरीका है। फिर से वही घुड़सवार दिखाया जाता है जो और तेज होकर फरगाना की तरफ आ रहा होता है। और इसी के साथ एक और हैवी सीन आता है। बाबर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा होता है, पर यहीं एक शॉकिंग बात सामने आती है। वो घुड़सवार असल में शहबानी खान का दूत होता है।
जो बाबर को मारने के इरादे से भेजा गया होता है। वो घुड़सवार एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता है जहां से बिना दिखे हमला किया जा सके। जैसे ही उसको मौका मिलता है वो बाबर पर तीर चला देता है, पर यहाँ पर ट्विस्ट यह आता है कि वो तीर बाबर की जगह किसी और को लग जाती है और उस तीर के साथ एक लेटर भी बंधा होता है। और जब उसको पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि वो शहबानी खान की तरफ से एक वार्निंग है। उसमें ये लिखा होता है कि फरगाना की गद्दी पर कोई भी नहीं बैठेगा और शहबानी खान खुद फरगाना पर हमला करने वाला है। इस सब के बाद नानी जान पूरी जिम्मेदारी वजीर खान को दे देती है। महल का माहौल काफी भारी हो जाता है, सब लोग दुखी होते हैं और टेंशन बढ़ जाती है। तभी वहाँ उमर शेख की कनीज भी आती है। वो दिखाने के लिए बोलती है कि उसे अपने बेटे जिब्रन की जान का खतरा लग रहा है, पर असल में तो वो गद्दी लेने के चक्कर में थी। पर नानी जान ये सारी चीजें समझ जाती है और उसको फटाक से बोल देती है कि तू तो सिर्फ कनीज थी और तेरा कोई हक नहीं है, गद्दी पर सिर्फ बाबर का हक है, ना कि तेरी नाजायज औलाद का। और वहीं पर उस रखेल की सारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाती है। फिर सब मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं, बाबर की बादशाहत का ऐलान किया जाए। डिसाइड होता है कि आज ही रात बाबर बादशाह बनेगा। दूसरी तरफ सीन फिर से शिफ्ट होता है, वही कनीज अनवर सिद्दीकी से जाकर मिलती है और यहीं पर हमको पता चल जाता है कि वो सही में मिली हुई थी और सारे लोग बाबर और फरगाना के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और सच हमारे सामने आता है कि जो बाबर पर हमला हुआ था ना, वो भी इसी कनीज ने शहबानी खान के कहने पर करवाया था। वहाँ वो कनीज अनवर को धीरे धीरे करके ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। तब अनवर एक बड़ा सच बताता है, बाबर यहाँ पर हर हाल में बादशाह नहीं बन सकता क्योंकि वजीर खान की फौज में से कुछ सिपाहियों को तो ये पहले ही खरीद चुके हैं। अनवर तुरंत हुक्म देता है कि सबको पकड़ लिया जाए। सिपाही उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर यहीं खानजादा सब देख लेती है। वो तुरंत सबको वार्निंग दे देती है। सब समझ जाते हैं कि वो अंदर ही फंस चुके हैं। माहौल बिल्कुल टाइट हो जाता है, सब घबरा जाते हैं। तब खानजादा बोलती है, एक रास्ता है जो सिर्फ हम और बाबर जानते हैं, और हाँ, ये वही रास्ता है जहाँ से बाबर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी पहुँचा करता। वो सब उसी रास्ते से निकलने लगते हैं, लेकिन उनके साथ कामर अली भी होता है, जो कि ऊपर से साथ दिख रहा होता है पर अंदर ही अंदर शहबानी खान से मिला हुआ होता है। वो लोग सुरंग से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ सिपाही हमला कर देते हैं। ये सिपाही कामर अली ने ही भेजे हुए होते हैं। अब वहाँ जोरदार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बाबर और वजीर खान दोनों ही बहुत हिम्मत से उन सब का सामना करते हैं, और सही बताऊं पूरे एपिसोड में सबसे तगड़ा सीन यही लग रहा था। तब अचानक वही तीर चलाने वाला आदमी वजीर खान के हाथ पर वार कर देता है। फिर वो अपनी तलवार से खानजादा पर भी हमला करता है, पर ट्विस्ट यहाँ पर यह आ जाता है, खानजादा अपनी तलवार से उस वार को रोक देती है। सब शौक में चले जाते हैं कि इसको तलवारबाजी कहाँ से आई। खानजादा उस आदमी को पीछे ढकेलने लग जाती है, पर वो आदमी बहुत ज्यादा शाना होता है और वो बाबर पर ही तलवार रख देता है और बोल देता है सबको कि सारे अपनी तलवार नीचे रख दो। पर बाबर यहाँ पर सारा का सारा गेम पलट देता है और उसने जो वजीर खान से दाव सीखे थे उनका यूज करके उसको हरा देता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है महल के अंदर। ये सब लोग लड़ाई जीतकर वापस आ चुके होते हैं। बाबर के सर पर फरगाना का ताज रख दिया जाता है। सब लोग उसकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। गद्दी पर बैठते ही बाबर अपना पहला हुक्म देता है कि शहबानी खान को फरगाना आने की जरूरत नहीं है, हम खुद उससे समरकंद में मिलने जाएंगे। साथ ही वो फौज तैयार करने का भी ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसके 6 एपिसोड्स हैं और सारे एक एक करके इसी चैनल पर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना, ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता चले और तुम्हें कुछ सुधार करके दिखाऊं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।